हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रदीप यादव अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश भाषा का ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है ओवर एंड अबव प्रीपोजिशन। ओवर एंड अबव प्रीपोजिशन को लेकर बच्चों को जितने भी आप तक डाउट हैं वो सारे डाउट मैं आपको इस वीडियो में आज क्लियर करके बताऊंगा। तो उसमें प्रीपोजिशन में हम देखें ओवर एंड अबव में डाउट क्यों रहते हैं, कंफ्यूजन क्यों रहता है, क्योंकि इन दोनों प्रीपोजिशन का मीनिंग सेम है। दोनों प्रीपोजिशन किसके लिए लगती हैं? ऊपर के लिए लगते हैं। यानी कि जब किसी वाक्य के अंदर हम ऊपर की बात करेंगे उस समय आपको ये सोचना पड़ता है कि यहाँ पर हम ओवर लगाएं या अबव लगाएं। ज़्यादातर बच्चों का ये कन्फ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले हम ओवर जो प्रीपोजिशन है उसके कंसेप्ट को समझते हैं कि ओवर का पूरा कंसेप्ट है क्या, कहाँ लगाते हैं ओवर। सबसे पहले इसकी कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन के बारे में बात बताऊंगा आपको कि ये कहाँ कहाँ लगता है। ओवर प्रीपोजिशन को लगाने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये तो नेचुरल सी चीज़ है भाई, दो चीज़ तो होनी चाहिए। अब जो दो चीज़ है वो किस कंडीशन में होनी चाहिए? सबसे पहली चीज़, जो पहला रूल है इसका, वो कंडीशन को लेकर ही है। इसके पहले रूल में क्या चीज़ हमें देखनी पड़ेगी? दो तो आपको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। टू थिंग्स किस कंडीशन में चाहिए? टचिंग कंडीशन में चाहिए। टचिंग कंडीशन का पहला रूल है ये इसका। जरूरी नहीं है कि टचिंग कंडीशन में ही ओवर प्रीपोजिशन आती है, लेकिन पहला रूल जो मैं आपको बता रहा हूं जिसमें दो चीज़ें चाहिए और दोनों एक दूसरे को टच करेंगी, उस कंडीशन में आपने ओवर प्रीपोजिशन को लगाना है। इसके बाद जब टच करेंगी तो दूसरी कंडीशन क्या है इसकी? कवरिंग। यानी कि एक चीज दूसरी चीज को कवर करेगी। अब कवर किस सेंस में करेगी? या तो फुल कवर करेगी या हाफ कवर करेगी। दोनों ही कंडीशन में आपने ओवर प्रीपोजिशन को लगाना है। पहले तो आप इस कंसेप्ट को समझिए कि इसकी कंडीशन क्या है। दो चीजें आपस में टच करेंगी और टचिंग का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं एक चीज के ऊपर दूसरी चीज आएगी। जब एक चीज के ऊपर दूसरी चीज आएगी तो उसको या तो वो पूरा कवर करेगी या वो उसको हाफ कवर करेगी। ये तो इसकी कंडीशन है। इसके बाद देखिए ये कैसे वर्क करती है। जैसे मैंने लिखा आई एम वियरिंग a blazer on the shirt। I am wearing a blazer on the shirt। इस सेंटेंस के अंदर क्या कोई एरर है? बताइए। मैंने शर्ट पर एक ब्लेजर पहन रखा है। अब जो मैंने ये कंडीशन बताई है इसमें दो चीजें हैं, ब्लेजर भी है और शर्ट भी है। दो चीजें हो गई। जैसे ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। क्या ब्लेजर और शर्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं? बताइए। मैंने ये पहन रखा ब्लेजर, मैंने इस शर्ट पे पहन रखा है, तो क्या ये ब्लेजर इस शर्ट को टच कर रहा है? दूसरी कंडीशन, फुल है या हाफ है? आप बताइए। क्या ये ब्लेजर पूरी शर्ट को कवर कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि यहां से शर्ट दिखाई दे रही है। तो दोनों ही कंडीशन हो गई हैं। इसमें से क्या कंडीशन आई है? हाफ कंडीशन आई है। तो क्या यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन सही है? गलत है। यहाँ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? ओवर। ये कंसेप्ट मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया कि जब हम दो चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो उसको टच करेगी, टच करेगी तो उसको कवर करेगी, कवर करेगी तो वो कितना कवर करेगी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा बेड पर सोया हुआ है, उस बच्चे की आपने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। अब कंबल यहाँ तक डाला सर तक या उसको पूरा ढक दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। बस वो दो चीज़ें हैं, बच्चा है और एक कंबल है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और हाफ कवरिंग भी अगर है तब भी ओवर प्रीपोजिशन आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे हम? आई पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड। आई पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड। ये देखिए
यहाँ ऑन नहीं आएगा, ये एरर है, ओवर आएगा, क्योंकि ब्लैंकेट और चाइल्ड दो चीज़ें हैं, दोनों एक दूसरे को टच भी कर रही हैं और दोनों एक दूसरे को कवर भी कर रही हैं। यानी कि जब कंबल बच्चे के ऊपर जाएगा तो वो उसको कवर कर लेगा। ये कंसेप्ट सब बच्चों को समझ में आ गया कि ओवर काम कैसे करता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि इस कंसेप्ट को अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो आपकी क्लासरूम में ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप खड़े खड़े भी बता सकते हैं कि ओवर कहाँ लगेगा। जैसे मैं बताता हूँ, मैंने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। अब मैंने चाहे एक हाथ रखा या दो हाथ रखे, जैसे ऐसे, आई पुट माई हैंड्स ऑन माई माउथ, ये गलत है। ऑन आएगा या ओवर आएगा? ज़्यादातर बच्चे ये बोलते हैं आई पुट माई हैंड्स ऑन माई आईज। अब देखिए, ऐसे आप अपने दोनों हाथ आंख पे रखोगे तो वो आंख को कवर कर रहा है, लेकिन ऑन लगा के बोलते हैं, ऑन नहीं आएगा, ओवर आएगा, क्योंकि आपके हाथ ने क्या किया, आपके मुंह को कवर कर लिया, आपकी आंख को कवर कर लिया। तो कैसे लिखेंगे? आई पुट माई हैंड्स ओवर द माउथ, मैंने अपने हाथ मुंह पर रख लिए, रखे हैं, आंख पर रखे हैं, आईज हो गया, यानी कि वो उसको कवर भी करेगा और दोनों चीजें टच भी हो गई हैं। देखिए, तो ये मैंने आपको बताया एग्जाम्पल। इससे मेरे हिसाब से आपका ये टॉपिक बिल्कुल कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि ओवर की पहली कंडीशन क्या है। पहला रूल जो मैंने आपको बताया वो ये है इस कंसेप्ट को समझने का। ओवर प्रीपोजिशन का सेकेंड रूल आता है मूवमेंट को लेकर। मूवमेंट में हम ये देखेंगे कि मूवमेंट किस तरह का मूवमेंट की बात हो रही है। मूवमेंट किस तरह का? फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, यानी कि एक साइड से दूसरी साइड। जैसे ये एक साइड और ये दूसरी साइड, तो मूवमेंट ऐसे दिखाई दे रहा है या फिर मूवमेंट ऐसे दिखाई देगा। कैसे भी हो, किस तरह का मूवमेंट होना चाहिए? क्रॉसिंग मूवमेंट होना चाहिए। ओवर कंसेप्ट को समझने के लिए जो मूवमेंट का कंसेप्ट है वो आपका क्रॉसिंग मूवमेंट होना चाहिए। एक जगह से दूसरी जगह पर वो उसको क्रॉस करे। देखिए, मैं आपको लाइव दिखाता हूं। ये दिखाई दे रहा है आपको मार्कर? ये मेरा हाथ है। अब देखना ये मार्कर इसको कैसे क्रॉस करेगा। ऐसे दिखाई दे रहा है ये मूवमेंट, चाहे इधर से इधर आए चाहे इधर से इधर आए, ये वाला मूवमेंट चाहिए। ये किसी भी चीज को क्रॉस करने के लिए ओवर का यूज होता है। आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपने देखा एक गड्ढा आ गया, तो आपने गड्ढे को पार करना है, आपने गड्ढे के ऊपर से जाना है। ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, गड्ढे में से नहीं जाना, गड्ढे से ऊपर से जाना है। या कोई छोटी दीवार आ गई रास्ते में, आपने दीवार को क्रॉस किया यानी कि आपने उसको जंप करके उस दीवार के कूद कर आप उधर गए, तो वहां कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? देखिए, आई जंप्ड ओवर द वॉल, आई जंप्ड ओवर द वॉल, क्योंकि आपने उस दीवार को क्रॉस किया है। जो मैंने मूवमेंट आपको ऐसे बताया था ये भी है और इस तरह का भी है। इधर से इधर आए आप उछलकर, या इधर से इधर आए। अब कोई नदी है, उस नदी पर एक पुल बना हुआ है, आप रोज फ्लाईओवर पे जाते हैं, तो फ्लाईओवर पे चढ़ते हैं, आप उसको क्रॉस करते हैं, तो उसमें कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे? वो भी तो क्रॉसिंग है, एक से दूसरी जगह क्रॉसिंग है, तो वहां कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? वहां भी ओवर प्रीपोजिशन आएगी। इस चीज का बच्चे, सभी बच्चे ध्यान दें, इस मूवमेंट पे फोकस करें। क्रॉसिंग मूवमेंट चाहिए। क्रॉसिंग मूवमेंट चाहे वो आपका उछलकर है, चाहे वो पुल के ऊपर चढ़ के है, या नदी के ऊपर कोई पुल बनाया हुआ है, तो वो भी उसको मूवमेंट को शो कर रहा है।
तो कैसे लिखते हैं? द ब्रिज इज ओवर द रिवर। द ब्रिज इज ओवर द रिवर। देखिए, ये जिस हम नदी की बात कर रहे हैं, ये ब्रिज कहाँ है? जैसे मान लीजिए ये नदी है, इसके ऊपर एक पुल तैयार हुआ, यानी कि वो उसने इस नदी को क्रॉस कर लिया। तो पुल का जो मूवमेंट है, वो पुल का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हुआ? इस तरफ से इधर लगा लो, चाहे इधर से इधर लगा लो। नदी को तो क्रॉस किया, तो पुल का मूवमेंट क्या हो गया? क्रॉसिंग द रिवर। इसलिए क्या, कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? ओवर। इस चीज में किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन किसी बच्चे को ना रहे, ये बिल्कुल मैंने आपको क्लियर कर दिया है। बहुत से बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, इस क्रॉसिंग मूवमेंट को समझने के लिए एक और एग्जांपल बताता हूँ, आपके अपने जीवन से ही बता देता हूँ। जैसे ये आपका घर है जिसमें आप रहते हैं, आपके घर के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है। ये आपने देखा कि एक दिन एक हेलीकॉप्टर आया और वो ऐसे ऐसे आया और वो हेलीकॉप्टर आपके घर की छत से गया। ये हेलीकॉप्टर यहाँ से आया, ये आपका घर है, ये ऊपर से गया। तो ये हेलीकॉप्टर का कैसा मूवमेंट है? इधर से इधर। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? द हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द हाउस। द हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द हाउस। देखिए, ये मोमेंट दिखाई दे रहा है ना सब बच्चों को? इस मोमेंट की बात कर रहा हूँ। कितने एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, ये बिल्कुल मोमेंट को मेरे हिसाब से क्लियर कर रहा है। इस तरह के एग्जाम्पल से भी आप बिल्कुल इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद ओवर प्रीपोजिशन का नेक्स्ट रूल है थिंक, डिस्कस एंड टॉक। कई बार इस तरह के वाक्य आते हैं जो कि हम रोज बोलते हैं, लेकिन उसमें हमें ऑन लगेगा या ओवर लगेगा, ये कन्फ्यूजन रहता है। यहाँ ओवर प्रीपोजिशन के लिए जैसे हमने थिंक, डिस्कस और टॉक के बारे में बात किया, तो कोई भी वाक्य आप देखिए, ऊपर के लिए ओवर प्रीपोजिशन को लगाना जरूरी है। जैसे आ गया, हम मीटिंग के ऊपर बात कर रहे थे, तो कैसे बनेगा सेंटेंस? वी वर टॉकिंग ओवर द मीटिंग। यानी कि उनका बात करने का टॉपिक क्या था? मीटिंग। किस विषय पर वो बात कर रहे थे? मीटिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो यहां ऑन द मीटिंग नहीं, ओवर द मीटिंग। इसके बाद देखिए, दे वर डिस्कसिंग ओवर मनी। या कैसे भी कर लीजिए, द आर्ग्यूमेंट वाज ओवर द डिसीजन टू गो देयर। विद आर्ग्यूमेंट जो थी, जो बहस थी, वो किस बारे में थी? वहां जाने के डिसीजन को लेकर थी। तो कौन से डिसीजन के ऊपर थी? वहां जाने के डिसीजन पर थी। तो यहां भी ओवर प्रीपोजिशन आया, यहां भी ओवर प्रीपोजिशन आया। किसी भी विषय के बारे में अगर हम ऊपर की सेंस में बात करेंगे, भी किस विषय पर आप लोग बात कर रहे थे, तो उसके लिए हमें ओवर प्रीपोजिशन का यूज करना है। इतने मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिए हैं, कैसे भी आप इनका एग्जाम्पल बना सकते हो। एक चीज़ और सब बच्चों के लिए, इतने मैंने आपको टॉपिक इतने आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ और बहुत से बच्चे इससे सीख भी रहे हैं, तो इस बात की मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों के कुछ काम आ रहा हूँ। लेकिन एक मैं सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप देख तो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी तो कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये चीज़ जाए।
और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम भी है या आपको कुछ समझ में भी आया है तो अपना कंसेंट कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर डालना है कि सर हमारे ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है, ताकि मुझे रहे कि हाँ ये चीज़ बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई। क्योंकि लाइव क्लास में तो ये होता है, इंटरेक्शन हो जाता है, तो बच्चे बता देते हैं सर इसको एक बार दोबारा बता दीजिए, समझ में नहीं आया। तो आपकी तरफ से ये कंसेंट आ जाए कि सर हमारे बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ये हमारा डाउट क्लियर हो गया, ताकि मैं फिर आगे के टॉपिक में उन चीज़ों के बारे में बात ना करूं। तो इसके बाद नेक्स्ट रूल है इसका, ज़्यादा के लिए जब ओवर प्रिपोजिशन आपने देखा, अब तक ऊपर के लिए आ रही थी, अब ज़्यादा के लिए आएगा। ज़्यादा के लिए यानी कि मोर देन। मोर देन की सेंस में भी ओवर प्रिपोजिशन आती है। अब मोर देन की सेंस में हम किस सेंस में लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर की बात हो रही है, एज की बात हो रही है, उम्र की बात हो रही है। नंबर हो गया, एज हो गया, टाइम हो गया और अमाउंट हो गया। ये कोई भी चीज़ है। टेम्परेचर, यानी कि किस विषय पे हम ज़्यादा की सेंस में बात करेंगे तो हमें ओवर प्रिपोजिशन को लगाना है। जैसे हमने बताया वह 18 साल से ऊपर का है, वह 50 साल से ऊपर का है, फिर भी जवान लगता है, तो वहाँ एज की बात हो रही है। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, ही इज ओवर 50 बट लुक्स यंगर। भाई वह 50 साल से ऊपर का है फिर भी जवान लगता है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। और ही इज ओवर 18, ही इज ओवर 18, वह 18 साल से ऊपर का है। अमाउंट में बात कर लीजिए, कोई भी चीज़ आपने खरीदी या किसी भी चीज़ का आपने रेट पूछा, भाई ये कोई भी आप मार्केट में गए, ये चीज़ कितने रुपए की है, टोटल सारी आपने खरीद ली है, या बिल पूछ लिया, तो वो टोटल अमाउंट हो गया ना। तो कैसे बनेगा, द बिल इज ओवर 10,000। वो आपको बताएगा दुकानदार कि आपका जो बिल है वो 10,000 से ऊपर का है, या किसी भी वस्तु की कीमत उसने बताई, द प्राइस ऑफ दिस इज ओवर 5,000, 5,000 से इसकी कीमत ज़्यादा है। तो ये जितनी भी प्रिपोजिशन यहाँ पे आप देख रहे हैं, ओवर ओवर ओवर, ये एज में है, अमाउंट में है, नंबर में है, टेम्परेचर में है, ये सब ज़्यादा के लिए लगेंगे। इसके बाद इसका नेक्स्ट यूज है ड्यूरेशन और पैसेज ऑफ टाइम। ड्यूरेशन और पैसेज ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो एक लंबे समय के ड्यूरेशन को दिखाएगा। कोई भी अगर हम किसी सेंटेंस में हम ये बात करें भी, जैसे एक सप्ताह से ज़्यादा, 15 दिन से ज़्यादा, एक महीने से ज़्यादा, या कई सालों से, या एक साल से ज़्यादा, इस तरह की जो अवधि होगी, जो ड्यूरेशन होगा, उसमें आपने ओवर प्रिपोजिशन का यूज करना है। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया, वह इतने सालों से उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया, इतने साल हो गए हैं उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो कैसे बनेगा सेंटेंस, ही डिड नॉट चेंज ओवर द ईयर्स। काफी साल हो गए हैं लेकिन उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, तो कौन सी प्रीपोजिशन आई, ओवर। एक और एग्जांपल देखिए, आई स्टेड देयर ओवर अ मंथ, मैं वहां एक महीने से ज्यादा के लिए रुका। ये मंथ की अवधि आ गई है, ये साल आ गया, तो ये लंबे समय की बात हो रही है। ओवर अ पीरियड ऑफ 15 डेज, ओवर अ पीरियड ऑफ 10 डेज, ये सारे एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट यूज है इसका, ये 5th रूल था, 6th रूल हो गया, मीन्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग
यानी कि जहाँ भी आपने कोई सुनेंगे या आपने कोई मैसेज भेजना है, कोई संदेश भेजना है, या आपने कोई मैसेज सुना, कोई समाचार सुना, लाउड स्पीकर पे सुना, रेडियो पे सुना, फ़ोन पे आपने कोई बात सुनी है, तो उस सेंस में हमें ओवर प्रीपोजिशन का यूज करना होता है। जैसे आई हर्ड दिस न्यूज़ ओवर द रेडियो। मैंने यह समाचार कहाँ सुना? मैंने यह समाचार रेडियो पर सुना। रेडियो पर एक समाचार सुनाई दिया हमें, तो हमने यहाँ पर रेडियो पर के लिए कौन सी प्रीपोजिशन लगाई? ऑन की बजाय क्या लगाया? ओवर प्रीपोजिशन को लगाया। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए, आई स्पोक टू हिम ओवर द मोबाइल। मैंने उससे किस पे बात की? मोबाइल पर बात की। तो यहाँ ओवर का यूज हुआ। अगर आप मोबाइल पर कोई चीज़ देखते हैं तो वो स्क्रीन हो गई, टीवी पर आप कोई चीज़ देखते हैं तो वो स्क्रीन हो गई। उन स्क्रीन पे अगर देखना है तो आपने ऑन का यूज़ करना है। इस सेंटेंस में एक चीज़ और देखिए आप, आई स्पोक टू हिम ओवर द मोबाइल में अगर आप जनरल वे में किसी से मोबाइल पर बात करते हैं या बात कर रहे हैं तब आप ऑन लगा के बोल सकते हैं। जब साधन के ऊपर जोर दिया जाए, भाई आपने उससे किस पे बात की, तब आप बताएं मैंने मोबाइल पर बात की, तो वो साधन के ऊपर जोर हो गया, इसलिए यहाँ पर हमने ओवर लगाया है। ये फॉर्मल माना गया है। फॉर्मल वे में हम लगाएं तो हम ओवर लगा के बोलें। दूसरा एक चीज़ और भी है, अगर मान लीजिए आप मार्केट में हैं कहीं और आपके पास फ़ोन आ गया, आपको आवाज़ नहीं सुनाई दी क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा था, तो आपने कैसे बताया कि ट्रैफिक के कारण आपको आवाज़ नहीं सुनाई दी? तो ट्रैफिक उसका रीजन हो गया। उस रीजन को और ज़्यादा की सेंस में देने के लिए ओवर प्रीपोजिशन का यूज लगता है। जैसे आपने बताया, आई डिडंट हियर एनीथिंग ओवर द नॉइज ऑफ ट्रैफिक। ये आपको कुछ नहीं सुनाई दिया ओवर द नॉइज ऑफ ट्रैफिक। ट्रैफिक का शोर इतना ज़्यादा था, ये आपका रीजन है। इस रीजन को बढ़ाने की सेंस में ओवर प्रीपोजिशन लगती है। भाई ये रीजन था, इतना ज़्यादा था कि आपको कुछ नहीं सुनाई दिया। ये थे ओवर प्रीपोजिशन के सारे यूज। ओवर के बाद अब हम बात करेंगे अबव प्रीपोजिशन के बारे में। अबव प्रीपोजिशन को कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक दो तीन चीज़ें क्लियर कर देता हूँ शुरू में ही, ताकि सबसे पहले आपको ओवर की तरह कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। सबसे मेन चीज़ आप ये देखिए, टचिंग और कवरिंग, ये दोनों ही सेंस इसके अंदर नहीं आएगी। ना तो टचिंग की सेंस आएगी, ना ही कवरिंग की सेंस आएगी। हायर देन रहेगा, हायर देन समथिंग, ये सेंस रहेगी, हायर देन समथिंग। मूवमेंट भी नहीं आएगा, इस पे भी ध्यान देना। ओवर में और अबव में ये तीन चीज़ें नहीं आएंगी डिफरेंस में। ना कोई मूवमेंट होगा, ना कोई टचिंग का सीन होगा, ना ही कोई कवरिंग का सीन होगा। ये ऊपर के लिए तो जरूर लगेगी क्योंकि दोनों प्रीपोजिशन का सेम मीनिंग है। अब ऊपर के सेंस में लगेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये सोफा है, इस पर आप बैठे हैं, इस सोफे पे आप बैठे हैं, इस सोफे के ऊपर एक पिक्चर लगी हुई है यहाँ दीवार पे। आपने देखा कि जहाँ आप बैठे हैं आपके ऊपर एक पिक्चर लगी हुई है। अब ये पिक्चर बिल्कुल आपके सिर के ऊपर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। यानी कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट ही हो, इधर भी या इधर भी। ये चीज़ आपको किस कंडीशन में दिखाई देगी? स्टैटिक, इसको बोलते हैं स्टैटिक कंडीशन।
यानी कि नो मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट नहीं है। आपके सिर के ऊपर एक तस्वीर है, तो कैसे लिखते हैं इसमें? द पिक्चर इज अबाउट मी, द पिक्चर इज अबाउट मी। वो पिक्चर आपके सिर के ऊपर रखी नहीं है। ये देखिए, ये गैप दिखाई दे रहा है, ये आप हैं और ये पिक्चर है। तो आपसे तो ऊपर हो गई, लेकिन टच नहीं है ना। पिक्चर ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रही है, एक जगह है ना। इसके अंदर डायरेक्ट पोजीशन दे रखी भी, जहाँ बैठे हैं बिल्कुल आपके ऊपर की हम बात कर रहे हो। ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ये अबव का कंसेप्ट है। कोई मूवमेंट नहीं, कोई टचिंग नहीं, कोई कवरिंग नहीं, लेकिन स्टैटिक कंडीशन में है। ये जरूरी है। द पिक्चर इज अबाउट मी। आपने देखा होगा सबके घरों में वॉश बेसिन होता है। ये मान लीजिए आपका घर का वॉश बेसिन है। इस वॉश बेसिन के ऊपर एक मिरर लगा हुआ है। इस वॉश बेसिन के ऊपर एक मिरर लगा हुआ है। कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? द मिरर इज अबाउट द वॉश बेसिन। द मिरर इज अबाउट द वॉश बेसिन। ये जो है, इस कंडीशन को देखना, कोई मूवमेंट नहीं है, टचिंग का सीन भी नहीं है, कवरिंग का सीन भी नहीं है। यहाँ अबाउ का ये आपका पहला यूज है, और ये पहला कंसेप्ट भी अपने दिमाग में डाल लें कि ओवर और अबाउ का बेसिक डिफरेंस क्या है। इसके बाद अबाउ का सेकंड यूज है रैंक, लेवल और स्केल। रैंक, लेवल और स्केल हाई रेंज में होना चाहिए। हाई कंडीशन में अगर होगा तभी अबव प्रीपोजिशन का यूज होगा। यानी कि जब हम ऊपर के रैंक की बात करेंगे, ऊपर के लेवल की बात करेंगे, तब हमें अबव प्रीपोजिशन का यूज करना है। मान लीजिए सभी बच्चों ने एग्जाम दिया, सभी बच्चों की जो अवार्ड लिस्ट तैयार हुई, उसमें एक बच्चे ने देखा कि मेरे दोस्त के जो नंबर हैं वो मुझसे ऊपर थे। उसका जो नाम आया लिस्ट के अंदर, वो नाम उस बच्चे के नाम से ऊपर था। तो ये रैंकिंग में ऊपर हो गया ना लेवल। तो वो कैसे अबव प्रीपोजिशन यूज होगी उसके अंदर? हिज नेम वाज अबव मी इन द अवार्ड लिस्ट। हिज नेम वाज अबव मी इन द अवार्ड लिस्ट। उसका नाम मेरे से ऊपर था अवार्ड लिस्ट के अंदर। ये चीज क्लियर है सब बच्चों को? ये रैंकिंग में ऊपर है। ऐसे यूज हो गया इनका, रैंकिंग का, लेवल का, ये हाई होंगे। उस सेंस में अबव प्रीपोजिशन का यूज करना है। नेक्स्ट यूज है टेम्परेचर और एज। ये दो कंसेप्ट हैं। टेम्परेचर के कंसेप्ट को समझो पहले। टेम्परेचर में अबव प्रीपोजिशन कैसे लगेगी? इसकी तीन कंडीशन आती हैं, नॉर्मल, एवरेज और जीरो। ये टेम्परेचर के तीन कंडीशन है। इस कंडीशन से ऊपर की अगर हम बात करेंगे तब हमें अबव प्रीपोजिशन का यूज करना है। टेम्परेचर मैंने आपको ओवर में भी बताया था, लेकिन उसमें जनरल सेंस में है। यहाँ हमें इस कंडीशन से ऊपर की बात करेंगे तब लगाएंगे। जैसे ये आ गया, द टेम्परेचर वाज 30 डिग्री above the normal। The temperature was 30 डिग्री above the normal। ये नॉर्मल कंडीशन, इस नॉर्मल कंडीशन से 30 डिग्री ज़्यादा।
तो उस सेंस में हमने अबव प्रीपोजिशन लगाई। 0 एवरेज सेम इसी तरह से वर्क करेगा। एज के बारे में देखिए, जब नॉर्मल एज के बारे में बात की जाए ऊपर के लिए तब ओवर लगता है, लेकिन जब कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन आ गया, कोई ऐसा रूल आ गया जहाँ ऐसी लिमिटेशन हो गई, तो वहाँ एज में ऊपर के लिए बताने के लिए ओवर नहीं आएगा, फिर अबव प्रीपोजिशन आएगी। जैसे अब फॉर्म भरे जाते हैं नौकरी के लिए, उसके लिए योग्यता आ गई भी 35 साल या 40 साल से ऊपर के व्यक्ति ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो वो कैसे सेंटेंस में अबव यूज होता है? यू कांट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। यू कांट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ये दे रखा है यू कांट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, आप इस नौकरी के लिए आवेदन नहीं दे सकते हैं। अब देखिए पूरा वाक्य कैसे बनेगा एज के साथ मिलके। अबव द एज ऑफ 40 कांट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। इसके अंदर एज नहीं दिखाई गई थी, यहां हमने दिखाया कि ये नियम है, ये एक रूल आ गया इसका भाई ये 40 साल से ऊपर की उम्र वाले इसमें अप्लाई ना करें। ये मैं आपको लिमिट की बात कर रहा था, ये रूल की बात कर रहा था, इसमें रीजन नहीं था, इसमें हमने रीजन देके दिखाया कि इस तरह से ये वर्क करता है। तो ये अबव प्रीपोजिशन यहाँ आई एज के साथ, ये एज है 40 की, उसमें नॉर्मल होता है ओवर में, उसमें ऐसी लिमिटेशन नहीं होती। जैसे आ गया अबाउ द एज ऑफ 18 ईयर्स, अबाउ द एज ऑफ 18 ईयर्स आर अलाउड ओनली। कहीं पर भी मान लीजिए कहीं कोई जाने की बात है और उसमें एक नियम उन्होंने बना रखा था भी 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, ज़्यादा उम्र के जो बच्चे हैं केवल वही उसमें जा सकते हैं। तो यहाँ भी एक लिमिटेशन आ गई एज की, तो ये एज यहाँ पर ऐसे अबव के रूप में काम करेगी। उसमें ओवर में मैंने बताया था ही इज ओवर 18, वो नॉर्मल था भी वह 18 साल से ऊपर का है। तो ये ओवर और अबव का एज के साथ ये डिफरेंस है, ये मैंने आपको बता दिया। अबव के सारे यूज हैं, बेसिक डिफरेंस बता दिया शुरू में। अब मैं आपको एक ओवरव्यू के माध्यम से ये बताता हूँ कि सबसे मेन इसके अंदर डिफरेंस क्या है, ताकि उसको देखते ही आपको समझ में आ जाए बेसिक डिफरेंस क्या है। लास्ट के 1 मिनट में मैं आपको बताऊंगा ओवर और अबव प्रीपोजिशन का बेसिक डिफरेंस क्या है। ओवर प्रीपोजिशन में आपने देखा जो कंडीशन थी वो ये थी, टचिंग कंडीशन है, दूसरी कंडीशन थी कवरिंग, तीसरी कंडीशन थी मूवमेंट, ये कंडीशन थी ओवर के लिए। अबव पे चलते हैं, अबव की कंडीशन में ये कंडीशन, कोई चीज आपसे ऊपर तो होगी लेकिन ना तो वो आपको टच करेगी ना वो आपको कवर करेगी, और बिल्कुल सीधा होना भी जरूरी नहीं, डायरेक्ट पोजीशन भी जरूरी नहीं है, वो इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है। जैसे आप ये कहें भी मेरे सिर पर एक पंखा है, तो सिर पर पंखा कोई रखा कोई है, तो उसमें कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे? अबव। और मेरे ऊपर छत है तो वो छत आपको क्या कर रही है? कवर कर रही है, उसमें कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे? ओवर। इस चीज का ध्यान रखना, ये स्टैटिक पोजीशन को दिखाएगा, ये टचिंग कंडीशन को दिखाएगा, कवरिंग को दिखाएगा, मूवमेंट को दिखाएगा। ये टचिंग, ये कवरिंग और ये मूवमेंट, ये स्टैटिक कंडीशन, ये स्टैटिक कंडीशन में है, इसका कोई मूवमेंट नहीं है कुछ भी। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। सभी बच्चों को मैंने अभी शुरू में भी कहा था कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। और अगर फिर भी आपका कोई इस तरह का कोई डाउट रह जाता है तो आप उसके अंदर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या आपका कोई डाउट भी नहीं है और आपको समझ में आया सारा कंसेप्ट, तो उसमें ये भी लिखना है, सर हमारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। थैंक यू वेरी मच।